तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं कक्षा 10वीं अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। तो जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जो क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। मनुष्य के शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो क्या होती है, निरंतर चलती रहती हैं। जैसे कि पोषण है तो भोजन है, तो भोजन का पाचन होता है, एक पाचन तंत्र होता है। परिवहन जैसे कि रक्त का परिवहन होता है, धमनी और शिरा के द्वारा होता है। श्वसन है तो श्वसन जैसे कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उत्सर्जन या उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि पसीना है, मूत्र है, मल है, ये सब क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन्हें हमारे शरीर से निकालना क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। तो ये सब क्या होती है, हमारे शरीर में चलने वाली जैविक प्रक्रियाएं हैं। पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। तो हम देखेंगे, पहले सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुने में है पहला हमारा क्वेश्चन, अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल से सुरक्षित रहती है, जिसका कारण है अ पेप्सिन, ब श्लेष्मा, स लार के एमाइलेज के कारण, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब श्लेष्मा। क्या हो जाएगा? ब श्लेष्मा। अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल से सुरक्षित रहती है, जिसका कारण है ब श्लेष्मा। उसके बाद है दूसरा हमारा है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है अ श्वास नली व आहार नली में, ब फेफड़ों की कुपिकाओं व रक्त कोशिकाओं में, स वायु कुपिका व श्वास की नलियों में, द श्वास नली व श्वसनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब फेफड़ों की कुपिकाओं व रक्त कोशिकाओं में। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? अ फुफ्फुस धमनी, ब फुफ्फुस शिरा, स श्वसनी, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ब फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा होता है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन, वृक्क की इकाई है। वृक्क की इकाई है तो अ नेफ्रॉन, ब बोमन संपुट, स मूत्रनलिका, द मूत्राशय। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? अ नेफ्रॉन। फिर पांचवा है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है? अ प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना,
स कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। द इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ये क्रिया नहीं होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, लेकिन कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ये क्रिया नहीं होती है। प्रश्न 2 है, सीरा धमनी से किस प्रकार अलग है? सीरा धमनी से किस प्रकार अलग है? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सीरा धमनी से निम्न प्रकार से अलग होती हैं। तो देखते हैं, धमनियां हैं और सिराएं हैं। तो धमनियां ये रक्त को हृदय से ऊतकों तक ले जाती है। जो धमनी होती है वह क्या करती है, जो रक्त होती है उसको हृदय से ऊतकों तक ले जाती है। और ये सिराएं क्या करती है, ये रक्त को ऊतकों से किस में लेके जाती है, हृदय तक ले जाती है। धमनी, तो धमनी क्या करता है, हृदय से जो रक्त होता है उसको क्या करता है, वो पूरा ऊतकों में लेके चला जाता है। और सिराएं ये रक्त को ऊतकों से हृदय में लाती है। उसके बाद है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, केवल फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। देखो, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन सिराएं में क्या है, इनमें अशुद्ध रक्त होता है, केवल फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये थोड़ा सा बस अंतर है। आप देखेंगे तो इसमें फुफ्फुस जो धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद है, हमारी धमनी में इनमें रक्त झटके के साथ बहता है, जिससे रक्त का दबाव अधिक होता है धमनी में। उसके बाद सिरा है, इनमें रक्त धीरे धीरे बहता है, जिससे रक्त का दबाव कम होता है। क्या होता है, कम होता है। उसके बाद है चौथा, इनकी भित्तियाँ मोटी तथा लचीली होती है। मोटी तथा लचीली होती है कि इनकी भित्तियाँ, धमनी की जो भित्तियाँ होती हैं वो मोटी तथा लचीली होती हैं, जबकि सिराओं की जो भित्तियाँ होती है वो पतली तथा कम लचीली होती है। पतली और कम लचीली होती हैं। जीव की मृत्यु के पश्चात ये खाली हो जाती है। जो धमनी होती है वो जीव की मृत्यु के पश्चात पूरी खाली हो जाती है, जबकि जो सिराएं होती हैं वो जीव की मृत्यु के पश्चात भी इनमें रक्त रहता है, सिराओं में। फिर है, धमनी में ये शरीर में गहराई में स्थित होती है, जबकि जो सिराएं होती हैं ये शरीर की ऊपरी सतह के पास स्थित होती हैं। धमनी क्या होती हैं, शरीर की गहराई में स्थित होती है, लेकिन जो सिराएं होती हैं ये शरीर की ऊपरी सतह के पास स्थित होती हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। उत्तर है इसका, पहला देखते हैं ऑक्सी श्वसन। इसमें है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अनॉक्सी श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। लेकिन अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वो ऑक्सी श्वसन कहलाएगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अनॉक्सी श्वसन कहलाएगा। उसके बाद है, ऑक्सी श्वसन में दूसरा पॉइंट है, इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O बनता है, मतलब जल बनता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, पूरा ऑक्सीकरण होता है और अंत में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है।
उसके बाद अनॉक्सी श्वसन में इसमें ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है। किसमें? अनॉक्सी श्वसन में। उसके बाद है हमारा तीसरा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य दोनों में संपन्न होती है। जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है वह किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और कोशिका द्रव्य दोनों में क्या होती है? संपन्न होती है। लेकिन जो अनॉक्सी श्वसन होती है इसमें क्या है? इसमें संपूर्ण प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। उसके बाद है आपका चौथा पॉइंट है, इसमें 38 एटीपी अणु बनते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? 38 एटीपी अणु बनते हैं, जबकि अनॉक्सी में 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। पाँच है, मतलब हमारा पांचवा पॉइंट है, इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि C6H12O6 है, ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का है, और ये क्या है? 6 ऑक्सीजन है। तो क्या क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, और क्या बन रहा है? 686 किलो कैलोरी का निर्माण हो रहा है। किसमें? ऑक्सी श्वसन में। लेकिन अनॉक्सी श्वसन में क्या है? इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि C6H12O6 है, इसमें भी है, तो इसमें क्या क्या का निर्माण होता है? एल्कोहल का। देखो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर एल्कोहल बनता है कि पढ़े थे, तो क्या क्या बन रहे हैं? एल्कोहल बन रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। इसमें 21 किलो कैलोरी का निर्माण हो रहा है। किसमें? अनॉक्सी श्वसन में। उसके बाद है हमारा प्रश्न 4, उत्पादक और उपभोक्ताओं के ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। आपको पता है उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे हैं, और उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो देखते हैं, उत्पादकों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत सूर्य है। ठीक है, सूर्य उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? सूर्य की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, ये सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। ठीक है, ये सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं तथा इसे रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेते हैं। जबकि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा के स्रोत उत्पादक होते हैं जो उत्पादकों के संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जो पौधा होता है, उत्पादक की श्रेणी में किसे रखा गया है? पौधे को रखा गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब वह अपना जो भोजन है वो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं वह अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। वो क्या करते हैं? पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। आप सभी को पता है उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो उपभोक्ता होते हैं वो किस पे निर्भर होते हैं? उत्पादक पे निर्भर होते हैं। ठीक है, जो उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद है, भोजन के आधार पर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर। भोजन के आधार पर पौधे व जंतु आपस में संबंधित हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा के संग्रहण से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल द्वारा पूरे
जीव जगत जंतु में जाता है वह यही इनका ऊर्जा स्रोत है। इसमें खाद्य श्रृंखला, आप सभी को पता है कि खाद्य श्रृंखला कैसे होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों को कौन खाता है? खरगोश खाता है। ठीक है, अब खरगोश को कौन खाता है? खरगोश है, खरगोश को कौन खाता है? मान लीजिए लोमड़ी खाता है। लोमड़ी को कौन खाता है? शेर खाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, पूरा खाद्य जाल है वो चलता रहता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न 6। मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखते हैं। यह आपका छत्तीसगढ़ सेट 2017-2019 सेट ABC में पूछा गया है। आप इन्हें अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक दिन हमारे शरीर में भोजन से संबंधित कई जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं जिनमें कई पदार्थों का निर्माण व अपघटन होता रहता है। इन पदार्थों में से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया व यूरिक अम्ल हमारे उत्सर्जन तंत्र से ही शरीर से बाहर निकलते हैं। यही क्या है? मूत्र है। इसका निष्कासन आवश्यक है। इसका निष्कासन आवश्यक है क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये अति सूक्ष्म छनन, इसकी जो प्रक्रिया है उसमें हम पहला देखेंगे अति सूक्ष्म छनन। यह प्रक्रिया बोमन संपुट में होती है। जो बोमन संपुट है एक नेफ्रॉन की संरचना में आप देखेंगे तो बोमन संपुट पाया जाता है। ठीक है, अभिवाही व अपवाही धमनिका कोशिका गुच्छ बनाती हैं जिससे रुधिर छनता है। छनन में जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व प्रोटीन के छोटे अणु होते हैं। यह विशेष विधि डायलिसिस के अनुसार कार्य करता है। इसमें बड़े अणु रह जाते हैं, छोटे छन जाते हैं। इसका क्या होता है काम? बड़े अणु क्या हो जाते हैं? नहीं छनते हैं। बड़े अणु रह जाते हैं और छोटे अणु छन जाते हैं। नेफ्रॉन डायलिसिस थैला है। नेफ्रॉन क्या होता है? डायलिसिस थैला होता है। अब आता है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्क नलिका में ग्लूकोज, खनिज लवण, जल एवं अन्य उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। अनुपयोगी पदार्थ बचे रह जाते हैं। ठीक है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण आता है। इसमें क्या होता है, जो कि उपयोगी पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तीसरा आता है उसके बाद नलिकीय स्त्रावण। वृक्क नलिकाओं की रुधिर कोशिकाओं द्वारा अनुपयोगी पदार्थों का स्त्रावण होता है। यह संग्रह नलिका में एकत्रित होकर अमाशय या मूत्राशय में पहुंच जाता है। इसे ही मूत्र यूरिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूत्र यूरिन कहते हैं। यह अपशिष्ट द्रव मूत्राशय में निष्कासन हेतु एकत्रित होता है और समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न 7वां है। देखिए प्रश्न 7वां क्या है हमारा? पौधों के जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा परिवहन करने वाले पदार्थों में अंतर बताइए। यह आपका छत्तीसगढ़ 2017 सेट में पूछा गया है। ये बहुत ही आपका IMP और मोस्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि यह कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, या पेड़ पौधों में जो जल का जो संवहन करने का कार्य कौन करता है, भोजन का संवहन करने का काम कौन करता है। यह आपके हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। ये बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो देखते हैं उत्तर।
पानी तथा खनिज लवणों का संवहन जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम द्वारा होता है। पानी न करके आप जल कह सकते हैं, जिससे आपको जल्दी याद होगा जल। ठीक है, जल करेंगे तो क्या होता है, ज से क्या होता है, जल होता है, और ज से आपका क्या हो जाएगा, जाइलम होगा। इस प्रकार से आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, जल और जाइलम। तो आप बता सकते हैं कि पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और उत्पन्न भोजन, स्टार्च या ग्लूकोज का संवहन पौधों में फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम उत्तक की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 8वां। तो प्रश्न 8वां में हमारा क्वेश्चन है, अमाशय में स्रावित HCl का कार्य बताइए। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ में 2018 सेट ABC में। ठीक है, तो उत्तर है, अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। एंजाइम, पेप्सिन होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, HCl होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः एंजाइम भी होते हैं। इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। HCl के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्मजीवों का विनाश होता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। अमाशय में जो स्रावित HCl का कार्य बताइए, बोल रहे हैं मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका क्या क्या कार्य होता है, ये इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है, और यह क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवों का क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। HCl भोजन को सड़ने से भी बचाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां क्या है, अपने स्कूल या परिवेश के किसी पौधे की कुछ टहनियों को एक पॉलीथीन से करीब 3-4 घंटे तक ढककर रखिए। उसके बाद उस पॉलीथीन में जमा हुए पानी को मापिए। अब क्या आप उस पूरे पौधे द्वारा 3-4 घंटे में वाष्पोत्सर्जन पानी की मात्रा बता सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अपने स्कूल या परिवेश के किसी पौधे की कुछ टहनियों को एक पॉलीथीन से करीब 3-4 घंटे तक ढककर रखिए। आपको क्या करना है, किसी भी पेड़ पौधे से के क्या करना है, टहनियों को लेना है। ठीक है, 3-4 टहनियाँ ले लेना है और उसको 3-4 घंटे तक किसी भी पॉलीथीन में ढककर रख देना है। उसके बाद उस पॉलीथीन में जमा हुए पानी को मापिए। अब देखिए कि क्या उस पॉलीथीन में पानी एकत्रित हुआ है कि नहीं। अगर हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, उसको मापेंगे। अब क्या आप उस पूरे पौधे द्वारा 3-4 घंटे में वाष्पोत्सर्जन पानी की मात्रा बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उस 3-4 घंटों में वाष्पोत्सर्जन पानी की मात्रा बता सकते हैं उस पौधे में। तो उत्तर है हाँ, बता सकते हैं, क्योंकि यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर करती है। प्रश्न 10वां है। प्रश्न 10वां क्या है, वाष्पोत्सर्जन आधारित कई प्रयोग समय समय में खेती के संदर्भ में किए जाते हैं। एक पौधे पर निम्नलिखित तरीके से प्रयोग किया गया। प्रयोग में अरहर के पौधों की 4 पत्तियों पर वैसलीन लगाया गया। 4 पत्तियों पर क्या लगाया गया, वैसलीन लगाया गया। वैसलीन लगाया हुआ सतह पत्ती के वजन में कमी प्रतिशत में, ये आप देखेंगे। तो पहला है, किसी भी सतह में वैसलीन नहीं, 40%। दूसरा है, दोनों सतहों पर 2%। ऊपरी सतह पर आपको हो जाएगा 36%। कितना, 36%। चौथा है, निचली सतह पर ये हो जाएगा आपका 4%। ठीक है, तो इसमें पहला है, तालिका देकर बताइए कि पत्ती के किस सतह से अधिकतम वाष्पोत्सर्जन हुआ है। तो उत्तर है, किसी भी सतह पर वैसलीन नहीं। किसी भी सतह में वैसलीन नहीं है, उसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद है, इस पत्ती में किस सतह पर रंध्र ज़्यादा होंगे। तो निचली बाह्य सतह पर। ठीक है, इस पत्ती में किस सतह पर रंध्र ज़्यादा होंगे। तो जो 4% है, निचली सतह पर। निचली सतह पर रंध्र बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद है तीसरा, पौधे से ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाए तो क्या होगा।
देखो उत्तर है, पौधे से ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाने पर पौधा सूखने लगता है। उदाहरण जैसे कि गर्मी के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने पर पौधा सूख जाता है। पानी अधिक मात्रा में निकल जाने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाती है, घट जाती है। पौधे से पानी नहीं निकल पाया तो पौधे को क्या नुकसान होगा? उत्तर है, धीरे धीरे पत्तियां पीली होती जाएगी, जिससे विलग्न परत का निर्माण होगा और पत्तियां व फल गिरते जाएंगे। हमारा प्रश्न 11वां है। प्रश्न 11वां क्या है? हृदय से रक्त का बहाव एक साथ दो परिपथों से किस प्रकार होता है, समझाइए। अथवा मानव में रक्त के दोहरे परिसंचरण को समझाइए। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ में 2011 सेट ए, बी व सी में। तो उत्तर है, मानव हृदय से रक्त का बहाव एक साथ दो परिपथों से होकर गुजरता है। चित्र में इन परिपथों को दर्शाया गया है। फर्स्ट है दैहिक परिसंचरण। एक परिपथ ऐसा जिसमें हृदय से शरीर की सभी कोशिकाओं तक तथा वहां से वापस हृदय तक रक्त का बहाव होता है। इसमें बाएं नीले के संकुचन से महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त विविध धमनियों द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ देने के बाद ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के द्वारा हृदय के आलिन तक पहुंचता है। ये आपके चित्र हैं। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस प्रकार से हृदय में रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, ये आपका चित्र है रक्त के बहाव का दोहरा पथ। उसके बाद है फुफ्फुसीय परिसंचरण। इसमें क्या होता है, दूसरे परिपथ में हृदय के दाएं निलय के संकुचन से फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद फुफ्फुस शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं आलिन तक पहुंचता है। तो ये रहा आपका आज का क्लास कक्षा 10वीं का अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन व संवहन। क्या है? पोषण, परिवहन और संवहन। ये बहुत ही सुंदर सा नोट्स हैं, PDF हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दिया है, उससे संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए।